हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे बेटा। जो भी हमारी सीरीज चल रही है इस साल मतलब 2023-24 को लेके, उसके अंतर्गत जो फिजिक्स का मैं चैप्टर स्टार्ट करा चुका हूँ आपको। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था। और 12th क्लास की जो बुक है हमारे पास फर्स्ट बुक, उसका भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। उससे रिगार्डिंग थोड़ा डिले हो गया लेक्चर लाने में, कुछ ऑफलाइन क्लासेस के चल रहे थे इस वजह से। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि भाई जो आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास है वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। ऑनलाइन क्लासेस आने वाली है आपको, तो आप उसको क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे ऑनलाइन इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। हमने जो लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था बेटा, जो चर्चा की थी, उससे पहले मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने से बता देता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो टैलेंट क्लासेस JPR है, जो आपको लिखा हुआ है योर ड्रीम्स आर गोल्स, इसकी टैगलाइन है कि भाई आपके जो सपने होंगे वही हमारा लक्ष्य उनको पूरा करने के लिए। और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि भाई चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, है ना। जो भी बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट उनको क्लासेस पहुँच सके। दूसरी बात कि भाई ये क्लास जो है ना वो इजी गोइंग है, आप इसको रिलेट कर पाओगे, बिल्कुल एकदम लोकल लैंग्वेज के अंदर है। कोई भी मतलब इसमें एक ऐसा नहीं कि भाई कुछ ऐसी अपन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो जो बच्चों को समझ नहीं आए। प्योर हिंदी है, दूसरा इंग्लिश भी है, मतलब वाई लैंग्वेज क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे इस क्लास को आराम से एक्सेस करते हैं, देख सकते हो, समझ सकते हैं इस क्लास को। तो इसमें आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो को जितने लोगों तक शेयर कर सको उतने लोगों तक आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब वीडियो आए आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और एक बढ़िया से कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो ये है अपना, जैसे बहुत सारी और भी आप दे सकते हो, क्लासेस हैं खूब सारी। तो जैसे हमारे पास वीडियो पड़े हुए हैं सारे, तो आप इन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। पुराने जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं, पुरानी जो क्लासेस हैं उनको आप देख सकते हो, उसमें भी आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज अपन डिले नहीं करके और स्टार्ट करते हैं अपना गद्य को। हमने पढ़ लिया था आवेश, आवेश के बारे में अपन ने देख लिया था कि आवेश की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, तो देख लीजिए। आवेश की हमने परिभाषा पढ़ ली थी कि आवेश होता क्या है। आवेश की दो डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने। आवेशों के प्रकार पढ़ लिए थे हमने, आवेश का विस्तार कैसे हुआ, इसको नाम किसने दिया था, ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस यानी आवेश की प्रकृति पढ़ ली थी। और लास्ट की जो प्रकृति थी हमारे पास वो थी आवेशों का क्वांटीकरण। क्या था? आवेशों का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज था। आज हम स्टडी करने वाले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो आवेशक वस्तु हमारे पास यानी दो चार्ज क्वांटिटी है, उन आवेशों के मध्य जो हमारे पास फोर्स अप्लाई होता है उस बल को अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ गए। भाई दो चार्ज वस्तु है, उन पर हमने आवेशक वस्तु लगे, हमने बल तो लगा दिया है, और लगने वाला जो फोर्स होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय बल। उस विद्युत चुंबकीय बल तो लग गया, लेकिन उसका परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? उस मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक नियम आता है, एक लॉ आता है, उस लॉ को अपन बोलते हैं कूलॉम का नियम। तो आज जो स्टडी करने वाले, जो अध्ययन करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कूलॉम के नियम की। किसकी बात करेंगे? कूलॉम के नियम की। तो देखिए बच्चों, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। तो अपन कूलॉम नियम के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है ना। कूलॉम ने ये बताया था कि कोई भी हमारे पास दो आवेशक वस्तु है, अर्थात दो आवेश है। तो कैसे आवेश है? बिंदुवत आवेश है, पॉइंट चार्ज है। उन बिंदुवत आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसको अपन बोलते हैं क्या? विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल, ठीक है ना। उस बल का जो परिमाण निकालते हैं, बल का परिमाण निकालेंगे बेटा किसके नियम से? कूलॉम के नियम से, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन बात करते हैं, सबसे पहले देखिए, समझना ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट मैंने ये कंसीडर कर लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ये कंसीडर कर लिया, ओके।
ये मैंने दो ऑब्जेक्ट बना दिए, मतलब दो आवेश बना दिए, ठीक है ना। आवेश जो होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो लास्ट क्लास में देखना जरूरी है, क्योंकि आप लास्ट क्लास देखोगे तभी इस क्लास को समझ पाओगे। क्योंकि जो आवेश होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, Q से, किससे, Q से। तो यहाँ पर मैंने एक आवेश ले लिया Q1 और दूसरा आवेश मैंने ले लिया Q2, ठीक है। ये जो आवेश होता है, अब ये परस्पर संपाती नहीं होना चाहिए। संपाती का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होनी चाहिए, अर्थात इनके केंद्र समान नहीं होने चाहिए। इनके केंद्र कैसे होने चाहिए, अलग अलग। तो देखो एक का हमारे पास सेंटर तो ये है, ये केंद्र है, दूसरे का केंद्र हमारे पास ये है। और मैंने क्या बोला कि इनके मध्य की जो हम दूरी लेते हैं वो कुछ ना कुछ दूरी होनी चाहिए, तो उस दूरी को मैंने ले दिया है r। कितनी दूरी है, r। तो एक आवेश हमारे पास Q1 है, एक आवेश हमारे पास क्या है, Q2, और दोनों के बीच की दूरी हमारे पास कितनी है, r, ठीक है ना। एक तो ये आवेश हो गया, ये वाला चार्ज हो गया, और एक हमारे पास ये आवेश है, ये वाला चार्ज। बात सुन पा रही है, ठीक है। अब इन दोनों देखो ये जो बना है हमारे पास, ये जो आवेश है ये गुलाम Q1, ये Q1 को इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये चिन्ह हमारे पास कैसे होगा, प्लस, और ये चिन्ह भी हमारे पास कैसे होगा, प्लस। बात समझ आई। अब ये जब प्लस होगा हमारे पास, तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, यानी ये Q1 इस Q2 पर बल आरोपित करेगा, और ये Q2 इस Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, यानी Q2 Q1 पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। अर्थात ये दोनों आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या आरोपित करेंगे, बल आरोपित करेंगे। अब बल आरोपित करेंगे तो आपको पता है कि देखो ये प्लस इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित कर रहे हैं, तो दोनों का ही हमारे पास योगदान होगा बल का परिमाण निकालने के लिए। तो चाहे ये इस पर आरोपित करे और चाहे ये इस पर आरोपित करे, दोनों का परिमाण कैसा होगा, समान, लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे की कैसी होंगी, विपरीत होंगी। तो कूलाम ने एक स्टेटमेंट दिया, कूलाम ने ये बोला कि सर इन दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल है, यानी कि स्थिर वैद्युत बल है, वो जो बल है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। यानी कि इन दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होगा, तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इन चार्जों के बीच के जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मैं एक बार समीकरण लिखता हूँ, समीकरण से आपको थोड़ा सा समझ आएगा थोड़ा। ये बोल रहा है बेटा, समझना ध्यान से। इसने ये बोला है कि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती होगा। आवेशों के परिमाण गुणनफल के तो क्या हो गया, समानुपाती। मैंने लिख दिया F समानुपाती Q1 Q2 और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है ना। दूसरा वो बोल रहा है कि सर कि इनके मध्य जो लगने वाला बल होता है ना, इनकी मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण मैंने इसको नाम दे दिया। मतलब बोल ये रहा है कि ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे में बल आरोपित करते हैं, तो उस बल का जो परिमाण होता है इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती। इसको मैंने समीकरण 1 लिख दिया। दूसरा ये है कि ये जो बल होता है उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मैंने इसको लिख दिया समीकरण नंबर 2। जब आप देखोगे तो ये हमारे पास F1 और ये हमारे पास क्या है, F2, यानी कि F हमारे पास कैसा है, समान है। अगर F समान है तो इसको अपन देखो F समान है, तो इन दोनों समीकरण को अलग अलग क्यों रखें, इन दोनों समीकरण को किधर लिख देते हैं, साथ साथ में। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 में 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर, संयुक्त रूप से लिखने पर, समीकरण 1 में 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर, तो समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे इजीली आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 को अगर अपन साथ लिख रहे हैं, देखो ये भी है फिर ये भी है, तो यहाँ मैं सेपरेट कर देता थोड़ा, यानी F
समीकरण 1 की बात करें तो समानुपाती हो बेटा Q1 गुना Q2, और सेकंड की बात करें तो अपन क्या रहेगा R स्क्वायर। देखो एक प्रोपोर्शनल साइन आता है किसी भी फॉर्मूले के अंदर, तो इसको अपन यहाँ से रिड्यूस कर देते हैं, हटा देते हैं, और इसको हटाते हैं तो इसके साथ में हमारे पास इक्वल टू साइन आता है, और एक हमारे पास आता है नेता यानी कि कांस्टेंट। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, यानी F ये समानुपाती के साथ हटाएंगे तो बराबर है, एक हमारे पास नेता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात क्लियर हुई? यानी कि कूलम ने ये बोला कि सर दो बिंदुवत आवेशों के मध्य जो लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल होता है वो इनके आवेशीय गुणनफल के तो क्या होता है समानुपाती, तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण हमने 2 लगा लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हमने संयुक्त रूप से लिख दिया, अर्थात एक साथ लिख दिया, तो F समानुपाती हमको मिला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे हम समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो F इक्वल टू मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पर ये K आया हुआ है हमारे पास, ये K हमारे पास क्या है, एक नियतांक है। K क्या है हमारे पास, एक नियतांक है, यानी K इज ए कांस्टेंट। इसको कूलम नियतांक यानी कूलम कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इस K का जो मान होता है ना बेटा, इस K का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी K हमारे पास क्या होगा, एक नियतांक मान होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जो K का जो मान होता है वो होता है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? अब देखो समझो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो ठीक है। तो K का मान हमारे पास क्या हुआ, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हुआ। लेकिन K का अगर अपन और बात करें तो K का हमारे पास एक मान निकल के आता है, और K की जो वैल्यू लिखते हैं अपन वो लिखते हैं K = 1/4πε0। क्या है, ε0, इसको ε0 बोलते हैं। इस ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी हिंदी में बात करें तो बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है ना। एक सेकंड वेट, तो ये जो एप्सिलॉन होता है इसको अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और इस निर्वात की विद्युतशीलता को आप जानोगे कि 2023 के अंदर जो वार्षिक एग्जाम हुई थी 12th क्लास की, उसमें इसका मान पूछा गया था कि निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन का मान कितना होता है। तो सर जो एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन को अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर समराइज करें तो अपन देखो हमने क्या बात की थी, हमने ये बोला था कि सर जो कूलम का नियम है वो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की क्या करता है, गणना करता है, और दो आवेशित यानी आवेशित जो वस्तुएं होती हैं उनके मध्य जो बल की गणना होती है हमारे पास, है ना। जो बल लगता है उसको विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं, और विद्युत चुंबकीय जो बल का मान होता है ये हमारे पास दो आवेश थे, एक Q1 और एक हमारे पास क्या था, Q2 आवेश था। मैंने बोला कि इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होता है इनके आवेश के परिमाण के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है, तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इस समीकरण को इस समीकरण को मेरे साथ लिखा तो हमारे पास आया F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने जब समानुपाती का निशान हटाया तो हमको मिला F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
जहाँ पर कि एक हमारे पास क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, यानी समानुपातिक चिन्ह था, एक नियतांक था जिसको अपन कूलाम नियतांक बोलते हैं। कूलाम नियतांक का जो मान होता है वो होता है हमारे पास, बेटा मैंने आपको बताया था 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। एक हम अलग मान में लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और 2023 का जो वार्षिक एग्जाम हुआ था 12th क्लास का आरबीएस बोर्ड का, उसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सर एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 8.85 यानी 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीका से कूलाम का नियम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पूरा का पूरा जो चैप्टर चलने वाला है वो कूलाम के नियम पर चलेगा, क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक है अपन इसमें पढ़ेंगे पराबैद्युता यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो उस सभी में इस कूलाम के नियम का बहुत योगदान होगा, क्योंकि एक कूलाम का नियम है जिसकी सहायता से अपन विद्युत चुम्बकीय बल या स्थिर वैद्युत बल की क्या करते हैं, गणना करते हैं। और बिना कूलाम के नियम अर्थात बिना विद्युत चुम्बकीय बल के बिना अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना नहीं कर सकते। इसलिए कूलाम का नियम समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक टॉपिक और आता है हमारे पास इससे रिलेटेड कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए। क्या कीजिए, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो समझने की कोशिश करना बेटा किससे रिलेटेड है। मैं